जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2025 के टेस्ट सीरीज 1 को। हम लोग फुल लेंथ टेस्ट 1 को देखने वाले हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बाय रोशन सर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इसमें हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से बिहार दरोगा के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल रहते हैं। इसके पैटर्न के साथ हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे टेस्ट नंबर फर्स्ट को। ये सीरीज अभी रेगुलर चलने वाली है, जैसे कि जीएस एकेडमी के द्वारा होमवर्क के थ्रू आपको ये बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए आपको तैयारी करवाया जा रहा है। उस क्लास को जो यहाँ पे आपको रिवीजन के तौर पर करवाया जाएगा, एनालिसिस करवाया जाएगा रेगुलर। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बिहार दरोगा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे टेस्ट फर्स्ट को हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि बिहार दरोगा के जो प्रीलिम्स का 2025 का एग्जाम्स मतलब कि वैकेंसी आने वाली है, उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें आप सबों को पता होगा, इसमें टोटल अंक जो है 200 होते हैं। उसके बाद 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो सेम इसी तरह से आपका प्रश्न जैसे पूछा गया है, वैसे सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, है ना। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स हम लोग चर्चा भी करेंगे, है ना, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जा रहा है, फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए आपको एक सवाल जो है लगभग एक सवाल पुस्तक से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है फायर ऑन द गंगा पुस्तक के लेखक कौन थे। इनका जो ना इनके लेखक जो थे राधिका अयंगर थे। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है। देखिए हम लोग टोटल 100 सवालों को देखने वाले हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा स्पीड में रिवीजन करने का, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, रिवीजन सेट है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए पहला का क्या हो जाएगा, राधिका अयंगर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। यानी कि महिला के बारे में पूछा जा रहा है, महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जो है खिताब जो है जीतने वाली महिला कौन थी। ये आपको जो है ना मार्केट कोर्ट थी। ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही जवाब होगा मार्केट कोर्ट। देखिए आप ये ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी टेनिस के बारे में आता है ना, ज़्यादातर पुरुषों के बारे में ही जाता है ना। तो आप इसको क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा दिया गया है, प्रदान किया गया था। तो इसके बारे में पूछा गया, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, यूएसए में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस का पुरस्कार है वो भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था। ये आपको लक्ष्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी एक करेंट अफेयर से सवाल है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए आपको पूछे जा रहे हैं विश्व विकास सूचना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 24 अक्टूबर को विश्व विकास दिवस के तौर पर हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की जो है एक मुख्य नृत्य है ना, वो कौन सी है, ये पूछे जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो है ये नाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब हो जाएगा नाटी। तो हम लोग इसके बारे में देखिए, ये आपको नृत्य के बारे में जो ना संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, आप स्टार लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का आपका हो गया नाटी। और डंडारी के बारे में हम लोग पर चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर ए में जो है डंडारी का जो है ये तेलंगाना के हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके चेराव का हो जाएगा, चेराव जो है ये मिजोरम की है, ठीक है, मिजोरम का है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बिहू जो है असम का है, तो ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बिहार का कोई भी एक नृत्य के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जितने भी कमेंट बॉक्स में देंगे ना, तो आपके लिए आपके हित में अच्छा रहेगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जो मैं पूछूंगा बताते चलेंगे। अभी बहुत सारे सवाल आपके पूछने वाला हूं, ठीक है, अभी स्टार्ट ही हुआ है सेशन, तो आप देखते चलिए। तो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म स्थान कहाँ क्या है। यानी कि जो नहीं ये सारिपुत्र थे, ये इसके अनुयायी थे, है ना। जैसे कहते हैं ना बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे, मतलब इसके अगले जो ये धर्म को किसने अपनाया था, है ना। तो इसके बारे में पूछा गया है। और अभी वर्तमान समय में ये भी कमेंट करके बताएंगे, वर्तमान समय में बौद्ध धर्म के जो बोध गया के अभी मुख्य अनुयायी कौन है, दलाई लामा, सॉरी नाम ही बोल दिए, है ना।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारिपुत्र का जन्म स्थान कहाँ था? ये इसका जन्म स्थान जो नालंदा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसका जो बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म किसके इससे संबंधित सवाल बनते ही बनते हैं, है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में आप डिटेल से चर्चा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। सारिपुत्र का जन्म स्थान यहाँ है। और गया, जो बोध गया है, ये बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उसका यहाँ पे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसको भी हमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में मगध साम्राज्य की वो राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी? ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये भी मैं बता दूं, देखिए आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो अगर हम लोग को क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं ना, क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे आपको ये पूछा क्या जा रहा है, राजधानी। देखिए राजधानी किस क्षेत्रों में बनाया जाता है, आपके माइंड में आना चाहिए सवाल। आखिर राजधानी, जैसे वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन पटना ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं है? आपके मन में ऐसा सवाल आना चाहिए। जिस दिन आपके ऐसा सवाल आ गए, आप अब ढूंढने लगोगे ना, तो सच में लगेगा हाँ आप अधिकारी बनने के मतलब कि तैयार हो, ठीक है। तो ये राजधानी जो थे ये कौन से चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी? ये जो ना आपका ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब होगा राजगीर। देखिए राजगीर जो ना ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए ये आपको मैं बता दूं, राजधानी जो है जहाँ पे आपको मान के चलो ये एक जगह है, ये चारों तरफ से सुरक्षित होना चाहिए और यहाँ पे जो है ना सब कुछ मतलब अवेलेबल होना चाहिए, शहरीकरण होना चाहिए, है ना। मतलब हर चीज़ तरीके से यहाँ मतलब रहना चाहिए और आपका मुख्य केंद्र भी होना चाहिए। ये सब चीज़ होना चाहिए जहाँ पे राजधानी हो, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें चारों तरफ से कौन से पहाड़ियों से घिरी हुई है? ये राजगीर जो है ना, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं राजगीर जो है ना कौन कौन से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से कौन कौन से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। आप नाम ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक वैभव गिरी हो जाएगा, ठीक है। वैभव गिरी के बाद आपका विपुल गिरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा नाम, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। उसके रत्नागिरी हो जाएगा, ठीक है। वैभव गिरी, विपुल गिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी, है ना। चौथा हो जाए उदयगिरी और सोनगिरी। ये देखिए 5 पहाड़ हैं, जो 5 पहाड़ ऐसे हैं जो राजगीर के मतलब कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो ये इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कौन कौन से? वैभव गिरी, उसके बाद विपुल गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी। ये 5 पहाड़ हैं जो राजगीर के चारों तरफ से, राजगीर को चारों तरफ से क्या कर घेर के रखती है। ये राजगीर जो है ना, ये मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है? भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? देखिए ये क्या कहा जा रहा है कि आपको जो है भारत के पहले राष्ट्रपति जी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। हालांकि आपको इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा भी है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? ये पटना में किया गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे? ये बताइए कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ, है ना। ये बिहार के ही हैं, आपको पता होगा। और किस जिले के हैं ये आप बताएंगे। आप कंफ्यूज हो सकते थे, जैसे कि ये सारण में जन्मे हैं, लेकिन ये आपके ऑप्शन में आप देखते सारण नगर, जैसे छपरा देख रहे ऑप्शन लगा सकते थे, कोई लगाया ही होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये इसका जो ना नगर पालिका का चेयरमैन कहाँ पे निर्वाचित किया गया था? पटना में किया गया था। तो इसका जो ना जन्म स्थान कहाँ पे है? कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी जैसे बता भी दिया मैंने, फिर भी लेकिन कॉमेंट करके बताएंगे आप, है ना। गाँव के नाम भी बताएंगे। जैसे मैंने आपको जिला तो बता दिया, लेकिन आपको गाँव का नाम बताना है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बिहार से रिलेटेड है। तो ये सब सवाल बिहार स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जैसे है उसके संस्थापक कौन थे? मतलब कि संस्थापकों में से कौन थे? मतलब ये लगभग 2-3 लोग मिलकर बनाए थे, इस वजह से संस्थापकों के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग फूलन प्रसाद वर्मा थे। ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया है, ऑप्शन नंबर डी फूलन प्रसाद वर्मा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है? नेपाल जाने के लिए ना रक्सौल जो ना एक हवाई अड्डे हैं बिहार का, तो यहाँ से आपको नेपाल जाने के लिए हवाई अड्डे का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारत रत्न और रेमन मैगसेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटकीय संगीतकार कौन थे? पहले ये कर्नाटक के बारे में पूछे जा रहे हैं ना, कर्नाटक के संगीतकार कौन थे? इसमें हम लोग देखेंगे तो ये एस सुब्बलक्ष्मी थे। अब एस सुब्बलक्ष्मी, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए ये क्या कहा जाता है? विश्व का पहला उपग्रह, है ना,
अभी जैसे इसरो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो उसी प्रकार ये कहा जाता है विश्व का पहला उपग्रह कौन सा था जो ग्रीन हाउस गैसों को निगरानी के लिए भेजा गया था। ये जापान के द्वारा भेजा गया था। और इसका आपको जैसे कि हम लोग अभी पढ़ते हैं ना, इसरो ने ये किया, ये उपग्रह भेजा, हम लोग नाम भी पढ़ते हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, है ना। तो उसी प्रकार ये विश्व का पहला जो ग्रीन गैसों की निगरानी के लिए जापान के द्वारा भेजा गया था। उस उपग्रह का नाम क्या था ये भी पूछे जा सकते हैं। उसका नाम था गोस्ट, GOSAT। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? 2009 में किया गया था। ये पहला ऐसा उपग्रह थे जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था। इसको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 2009 में इसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्या कहा जाता है? कौन व्यक्ति आनंदवन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध लोप ऋषि यानी कि कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए एक आश्रय स्थल था, है ना, ये पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये बाबा आमटे ऐसे थे जो इसके बारे में बताए थे, इसकी स्थापना के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर ले सकते हैं, वहाँ पे आपको अपलोड किया जाएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? व्यापार एवं माल निकास एक्ट यानी कि व्यापार एवं माल निकास एक्ट कब पारित किया गया था? ये इस प्रकार का एक अधिनियम है। ये अधिनियम कब पारित किया गया था ये पूछे जा रहे हैं। जैसे है ना 42वां संविधान संशोधन, मतलब ऐसे बहुत सारे अधिनियम हैं। तो इसी प्रकार ये व्यापार एवं माल निशान जो है एक्ट कब पारित किया गया था ये पूछे गए हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये 1958 में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि है? यानी कि मेगा डाइवर्स क्या है, ये जो इसका अर्थ क्या होता है, जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि होता है। तो ये किस देश का है, किस देश से रिलेटेड है ये पूछे जा रहे हैं। ये जो ना आपका ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? USA में स्थित है। देखिए ये USA के बारे में पूछा गया है। ये बिहार दरोगा है, बिहार से रिलेटेड है। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे कि बिहार का नेशनल पार्क कौन सा है। बिहार में जो है नेशनल पार्क कौन सा है, इसका नाम और जिला का नाम भी बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं? मतलब कि हमारे जो कान है ना, तो वो जब आप सुनोगे ना कोई अगर कुछ बोल रहा ना तो कान पूरा एक्टिव कब करते हो? जब इसका जो ना 2 से 5 हर्ट्ज की आवाज़ सुनाई देता है। जैसे आपके कान में कोई बगल में बोल रहा हो, धीरे धीरे से बोल रहा हो, तो आप क्या करते हो? पूरा ध्यान से मगने से सुनते हो। तो ये 2 से 5 जो ना जो हर्ट्ज आती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि हमारे कान जो है ना मनुष्य कितने हर्ट्ज तक कितना से कितना हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता रखता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि ये सब क्वेश्चन इजी है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट यानी कि जैव निम्नीकरण सामग्री को शामिल करता है? जैव निम्नीकरण शामिल किसको करता है ये पूछे गए हैं। तो इसको आप देखोगे ना, गोबर, धान का भूसा, सब्जियों के अपशिष्ट, ये सब शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? ये पूछे गए हैं। ये क्या होगा इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र के एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये आपको चरम अवस्था जो है क्लाइमैक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है, चरम अवस्था क्लाइमैक्स के तौर पर हम लोग जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी से हैं। नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? देखिए आपको नागरिकता की शर्तें के बारे में, नागरिकता की शर्तों के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए नागरिकता जो है ना आपको आर्टिकल 11 में जो है ना, आर्टिकल नंबर 11 में आपको इसके बारे में दिया गया है। इससे संबंधित जो है कानून बनाने की अधिनियम तैयार किया गया है जो 1955 में इसको लागू किया गया था। 1955 के द्वारा इसको जो है ना शामिल किया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है नागरिकता के बारे में। तो ये नागरिकता की जो शर्तें हैं और पात्रता हैं ये कौन निर्धारित करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयोग करता है, संसद करता है, कौन करता है? ये जो ना संसद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो आप जो है ना ये कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि संसद जो है, ये संसद जो है ना भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है ना, कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में है? तो आप देखोगे तो ये भाग 5 में है ना, भाग 5 में है। और इसका आर्टिकल देखेंगे तो 79 से 88 तक का इसका आर्टिकल्स दिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में इसके निलंबन को आदेश कौन दे सकता है, ये राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किस आर्टिकल के माध्यम से ये दे सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार जैसे हैं, मौलिक अधिकार जो है ये 12 से 35 तक माना जाता है, भाग नंबर 3। ठीक है, भाग 3 में इसका दिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? आपको मैंने पहले भी बोला, पिछले भी बोला था कि इसको आप ध्यान रखेंगे। जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। तो अभी चर्चा कर चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, अभी पिछला क्वेश्चन में क्या था, उसको जो है ना नगर पालिका के लिए निर्वाचित किया गया था पटना में। ठीक है, तो इसका जो ना जन्म कहाँ हुआ था? सारण में। सारण में हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना इस कौन से गांव में हुआ था। तो ये सारण किस राज्य में है? बिहार में है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ये किस राज्य के निवासी थे? ये आपको बिहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से जनगणना की गई थी? तो ये आपके जो है ना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 1977 में किया गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो ये भारत में सबसे पहले जनगणना कब किया गया था, पहला जनगणना कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, है ना। उस समय जो है ना आप बताएंगे उसका समय कार्यकाल कब किए थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? देखिए ये क्या कहा जा रहा है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसके माध्यम से किस संशोधन को, किस अनुसूची को शामिल किया गया था, ये पूछे जा रहे हैं। तो ये 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1985 में हुई थी। तो ये 10वीं अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची में क्या आता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए ये जो है ना दल बदल का कानून आता है। ठीक है, दल बदल का कानून जो है 10वीं अनुसूची में आता है। तो 10वीं अनुसूची में अगर दल बदल कानून आता है तो 11वीं अनुसूची में क्या आता है ये कमेंट करके बताएंगे। 11वीं अनुसूची जो है वो किससे रिलेट करता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बीपीएससी के, बिहार दरोगा के, मतलब बिहार से जो जितने भी एग्जाम होते हैं वो उससे संबंधित सवाल पूछते हैं। तो आप 11वीं अनुसूची के अंतर्गत में कौन सा पाते हैं वो आप बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जब 1947 में हमारे देश भारत आज़ाद हुए तो उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थे? ये लेबर पार्टी के थे। अभी वर्तमान समय में भारत में जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार 1947 में इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी ये पूछे जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यानी कि भारत के संविधान के निर्माण के दौरान जो है ना, जब ये भारत का संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। तो ये आप कमेंट देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए आपका जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, अभी आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है ना। और वर्तमान समय में कौन है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो आप कमेंट करके बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में कौन है। देखिए क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष अगर मीटिंग होती है ना तो इसका जो ना अध्यक्ष कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर ये उपस्थित नहीं होते तो इसका उपाध्यक्ष इसका जो मीटिंग करवाते हैं। अगर ये दोनों नहीं हो तो दोनों नहीं होने के बाद इसमें कौन इसका जो ना अध्यक्ष बनेंगे, कौन किसके द्वारा करवाया जाएगा? ये राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा करवाया जाएगा। ऑप्शन नंबर में कहाँ पे है? राज्यसभा के ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब दिया गया है, राज्यसभा के उपसभापति। तो आप ये भी बताएंगे कि राज्यसभा के उपसभापति अभी कौन है ना, और कौन होते हैं, है ना। कौन होते हैं और कौन है, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स पे करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहा जाता है क्या कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन देश के राष्ट्रपति थे? यानी कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा गया था ये भी जानना जरूरी है। और उस समय जो ना भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ये 1962 में जो है इसके क्या हुए थे, आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी। और उस समय जो ना ये चीन का युद्ध जो हुआ था 1962 में, उसी के कारण ये लगा था। ठीक है, तो चीन का युद्ध जो हुआ था 1962 में, उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। उस समय कौन थे राष्ट्रपति? उस समय जो ना राष्ट्रपति कौन थे आप देखोगे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, 1962 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, चीन युद्ध के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य किस सूची में वर्णित है। देखिए आपको मैंने अभी जस्ट पूछा भी था कि जो है आपके 10वीं अनुसूची में कौन है, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में कौन है, ये पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था, है ना। तो ये इसी के बारे में कहा गया है, 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायतों में निर्दिष्ट किए गए कार्य की सूची वर्णित किया गया है। ये 11वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है, तो आप इसको देखेंगे, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित सवाल बनाए जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ये देखिए मूल कर्तव्य के बारे में बोला जा रहा है, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य जो है ना, ये आर्टिकल नंबर 51 का ए में दिया गया है। तो ये किस भाग में है, ये भाग 4 का क में दिया गया है, भाग, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये मूल कर्तव्य जो ना किस संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, है ना। ये सब सवाल बनाए जाएंगे भाई। तो आप कमेंट करके क्या बताएंगे, मूल कर्तव्य को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ऐड किया गया था, है ना। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। अगला सवाल में क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था। जब हरित क्रांति हुई थी उस समय भारत में कौन सा परिवर्तन देखने को मिला था, ये आपको पूछा गया है। अब देखोगे तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि को इसका परिवर्तन किया गया था। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि को में परिवर्तन किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों को संग्रह कर होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। तो उसे हम लोग बजट कहते हैं, है ना। तो बजट कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है। मुद्रा के बारे में बोला जा रहा है, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल, ये मुद्रा जो है ये क्या करते हैं, सुविधाजनक के रूप में कार्य करती, बिल्कुल सही है। और सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। और अगला क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया गया है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है, ठीक है। इसके दोनों के दोनों सही हैं, तो आप इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये सब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। कहा जाता है बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है। बेरोजगारी की दर की गणना जो है किस अनुसार की जाती है, किस अनुपात में की जाती है, ये पूछे गए हैं। बेरोजगारी की जो गणना क्या कहा जाता है, बेरोजगार श्रमिक और बल श्रम, यानी कि बेरोजगार जितने हैं, है ना, बेरोजगार जितने हैं उससे भाग देते हैं श्रम बल का, है ना। जितने बेरोजगार हैं उसमें और जो श्रम कर रहे हैं, ये दोनों का अगर हम लोग भाग देंगे, अनुपात इसी तरह से निकलता है ना। तो उसी प्रकार ये आप देखेंगे, तो बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात में जो है ना बेरोजगारी की दर को हम लोग गणना करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में कौन सी समूह नहीं है, है ना। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के द्वारा जो गठित समूह है उनमें से एक नहीं है, उनमें से एक कौन नहीं है, ये पूछे गए हैं, है ना। ये कौन सा है, ये जो है आपका शहरी मॉडल बैंक जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी के बाकी ये सब जो है इसी के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, शहरी मॉडल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, यानी कि भारत में जो गरीबी रेखा है इसका निर्धारण कौन करता है, ये पूछे गए हैं। ये जो ना अभी ये योजना आयोग के द्वारा की जाती है, जो अभी वर्तमान समय में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया था। ये आप कमेंट करके बताएंगे, नीति आयोग इसका नाम जो ना योजना आयोग का नाम को परिवर्तित करके नीति आयोग कब कर दिया गया था, आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहते हैं, कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, है ना, जीडीपी ध्यान रखेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रोस मतलब सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, मतलब ये पूछे जा रहे हैं। जीडीपी प्लस जो विदेशों में आय होती हैं, विदेशों के द्वारा विदेशों में कंपनी स्थापित करने के बाद वहाँ से जितने भी आय होते हैं, ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको कहा जाता है क्या, ये व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी इसको कहते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो इसमें आप देखोगे जीडीपी प्लस विदेशों में जो हम लोग कंपनी के माध्यम से, जैसे है ना बहुत सारे ऐसे कंपनी है, इंडियन कंपनी जो विदेशों में अपना कार्य करती हैं, तो वहाँ के माध्यम से जो इनकम आते हैं और जीडीपी को मिला करके उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं ये पूछे गए हैं। तारे जो ना हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है? रबी फसलें, देखिए रबी, खरीफ, ये सब आपको ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। जैसे 70 बीपीएससी में भी एक सवाल पूछे गए थे इससे संबंधित, इसका एग्जाम्पल पूछे गए थे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। जब बीपीएससी पूछ सकता है तो दरोगा क्या है भाई, तो अक्टूबर से मार्च तक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर कहाँ स्थित है? ये आप यूपी में है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विकास बादल क्या कहलाता है? यानी कि तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है? ये पूछे गए हैं, ये नेबुला कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है, नेबुला। तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। देखिए बिहार, तिब्बत की जो है ना यारलुंग सांगपो, देखिए आपको मैं बताता हूँ, इसको याद रखने का, ये चर्चा में है, ब्रह्मपुत्र नदी चर्चा में है भाई, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखोगे आप, मान के चलो ये भारत का पूर्वी इलाका है ना, आप यहाँ पे मान लो तिब्बत है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? चाइना है, आपको पता होगा यहाँ चाइना है। चाइना से ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना भारत में ही नहीं, चाइना से आती है ना, इस तरह से। तो चाइना से होते हुए, चाइना के बीच में तिब्बत भी है, तिब्बत से होते हुए भारत में भी ये प्रवेश करती है। तो ये जो ना अभी इसमें चर्चा में है, इसलिए एक सवाल बनाए गए हैं। तो ये चाइना में कुछ और नाम से जाने जाते हैं, और तिब्बत, यहाँ तिब्बत जो है ना, इसी को यारलुंग सांगपो नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, और भारत में जब प्रवेश करते हैं ये ब्रह्मपुत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, तारामती चोटी, तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तारामती चोटी जो है भारत में प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जानी जाती हैं? ये किस खनिज के लिए जानी जाती है? ये जो हम लोग लो स्केल के लिए ये जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में, एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवशेषित होता है? ये अवशेषित कौन होता है ये पूछे गए हैं। तो आप देखोगे तो बॉक्साइट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये भूमध्य सागर के ऊपर होते हैं। देखिए क्या कहते हैं, भारत में सर्दियों के दौरान, अभी वर्तमान समय में सर्दी है जनवरी महीना में, तो उसी पर कहा जाता है पश्चिम क्षेत्रों में, है ना, पश्चिम क्षेत्रों में आप देखोगे तो ये पश्चिम है भारत के, उसका उत्तरी इस तरह से यहाँ पे इधर और इधर इस क्षेत्रों में जो ना चक्रवात जाते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस तरह से जाते हैं। तो ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर के ऊपर होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, भूमध्य सागर के ऊपर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष यानी कि 12मासी जल प्रवाह बनाती है? क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत आप देखोगे तो ये है ना, दक्षिणी छोर को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो भी नदियां हैं उनमें से कौन ऐसी नदी हैं जो 12मासी बहते हैं? हम लोग घरेलू भाषा में उसको कहते हैं जिंदा नदी, है ना, जो सब दिन बहता हो, सब दिन उसमें पानी हो, उसको हम लोग जिंदा नदी यानी कि 12मासी नदी कहते हैं। तो वही नदी के बारे में बोला गया है। तो ये जो है ना आपका कावेरी है, कावेरी नदी जो है ना ये एक ऐसा नदी है जो 12मासी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? फरक्का बैराज के बारे में बोला जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य कौन नहीं है ना, नहीं वाला पूछे जा रहे हैं। तो आप देखोगे तो ऑप्शन हम लोग देखना पड़ेगा, है ना, बांग्लादेश को कहकर जाने वाली पानी को रोकना, बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, नहीं, ये बांग्लादेश से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो बांग्लादेश ये तो ये नहीं है, ऑप्शन यही तो मिल गया। फिर भी अगला देख लेते हैं ताकि जानकारी के लिए, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, ये बिल्कुल सही है।
कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, ये भी सही है। और गंगा नदी के जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना, ये भी सही है। मतलब इस प्रकार हम लोग को नहीं वाला ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है? उदयपुर की जावर खाने जो है किस खनिज के लिए जानी जाती है, ये पूछे गए हैं। ये जस्ता के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 50। ये भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से। तराई क्षेत्र की बस्तियां सघन होती है, सघन नहीं होती है, ठीक है। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जलोप्लावन होता है, ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। मतलब ये आपके क्या इस तरह से दिया गया है ना, तो इसको देखिए आप, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें पहला तो ये सघन नहीं होती, पहला तो गलती हो गया। दूसरा सही है तो दूसरा सही होगा। क्या क्या गया, ए और आर, मतलब ए और आर है, ठीक है। ए आर दोनों सत्य है नहीं, इसमें तो एक गलत है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, एक गलत है, आर सही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 51। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही? मतलब पूरी तरह विफल कौन सा रही? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना रहता। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप कमेंट करके बताएंगे, और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चालू किया गया था, ये भी कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारे थे और कितने द्वार थे, ये पूछे गए हैं। देखिए आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि आपको पाटलिपुत्र में कितने मीनारे हैं, 570 हैं, ठीक है। और कितने द्वार हैं, ये तो पूछे गए ही हैं। तो इसके कितने द्वार जो थे, ये द्वार थे 64। लेकिन ये किनके द्वारा कहा गया था, किनके द्वारा ये खोजा गया था? ये मेगास्थनीज के द्वारा खोजा गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब होगा, कितने द्वार पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध है ना, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध जो ना कब लड़ा गया था, ये पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे 1852 को लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी में इसको देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? ये सस्ती मुद्रा का सांकेतिक मुद्रा कौन जगह? अलाउद्दीन खिलजी। आप देखे होंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये सस्ती मुद्रा सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था इन्हीं के द्वारा, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। ये खिलजी वंश के एक शासक थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग की खोज की थी? ये वास्को डी गामा थे। देखिए ये आपको चैनल में जो है ना, इसके बारे में अभी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास रेगुलर हो रही है, तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वो लाइव क्लास डेली होती है। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी क्लासेस आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है, मिल रही है, चल रही है। तो आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे आज भी पुर्तगालियों का आगमन के बारे में हम लोग चर्चा की है, पूरा डिटेल से चर्चा की है, किस तरह से कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज कर दिया था, निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन खोज लिया क्या, अमेरिका की खोज कर लिया। वास्को डी गामा 1498 में आया था, किस तरह से आया था, किस तरह, कब, केप ऑफ गुड होप 1797 में पहुंचा था, इससे पहले बार्थोलोमेव डियाज, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और क्लास रेगुलर कीजिए, ठीक है, पूरा फाउंडेशन बेच के तौर पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या की क्या थी? मैंने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा ना, तो ये कंफ्यूज हो गया था, अरे यार भारत के बारे में पूछा जा रहा है। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए तो हुआ था, भारत का जो एक भी मतलब कि प्रतिनिधित्व नहीं थे, इसलिए तो साइमन कमीशन का विरोध किया था। और साइमन कमीशन कब भारत आए थे, ये कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, मैं ही बता देता हूँ, 1928 में। डेट आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, ठीक है, के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया गया था, है ना, किसे याद किया जाता है, ये पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, अरुणा आसफ अली को हम लोग याद करते हैं, ठीक है, बॉम्बे में इसको याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? देखिए ये सब क्वेश्चन आपको जो है चटगांव सत्रागार कब हुआ था, ये सब सवाल आप पूछे जाएंगे। तो 1930 में इसमें ध्यान रखेंगे, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जो है ना अर्धेंदु दस्तीदार से जुड़ा हुआ है ना, ये अर्धेंदु दस्तीदार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 59। घटोत्कच जिसका शासनकाल है 290 से 305 ईसा पूर्व में, और
ईस्वी में राज्य किया गया था, जिससे किस साम्राज्य का राजा था, यानी कि घटोत्कच जो थे वो किस साम्राज्य से संबंधित थे, ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर आपको जो है ये ईयर वाइज सब याद है ना, तो आप आसान तरीके से ये सबको आंसर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा विवादित आपको जो है ये विवादित नहीं, मतलब कि आपको मैं बताता हूँ क्या है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में पूछा जा रहा है। पहला भारतीय कौन थे? ये WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया गया है। लेकिन ये ज्ञान बिंदु के पता नहीं शायद मिस्टेक हो या कुछ भी हो, ये इन्होंने ऑप्शन नंबर ए को आंसर बताया है। तो हम लोग जो है ना इसका आंसर डी को लेके चलेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं पहले सब कुछ डिटेल से बता दे रहा हूँ। ये इसका आंसर डी ही होगा, है ना। लेकिन ये पता नहीं किस तरह से हो सकता है कि मिस्टेक हो, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दे दिए हैं, तो हम लोग डी को लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समेकित जोड़ी है, मतलब कि जोड़ी के बारे में दिया गया सही समेकित है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका सही समेकित जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जगत सेठ और बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। यानी जगत सेठ जो थे ये आप देखेंगे ना, तो प्लासी के युद्ध के समय में जैसे मीर जाफर, मीर कासिम, ये सब जो थे, जैसे अलीवर्दी खान के जो 3 मतलब कि बेटी थी, बेटा एक भी नहीं था, उसके नाती सब जो थे, जो एक पूर्णिया के शासक थे, एक जगत सेठ जो तो व्यापारी थे, मतलब ये सब जो ना पीठ पीछे वार वाला कर रहा था। तो ये बंगाल का प्रसिद्ध सेठ थे, मतलब वो एक व्यापारी थे, एक जो पैसा वाला था। तो यही है जगत सेठ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, है ना, जैसे क्लास में फाउंडेशन बेच चल रहा है जैसे। तो कहा जाता है नोगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही है किस राज्य में स्थित है? ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, तो आप देखोगे तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तौर पर किसे चुना गया है? IOC, इसी को हम लोग देख सकते हैं IOC का, इसका जो हम लोग किसको देखा गया है, तो अरविंद सिंह साहनी को इसको अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में क्रिकेट के से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? जो अभी रिसेंटली संन्यास ले लिए हैं, ये साहा थे, वेदवंत साहा जो थे, ये इन्होंने संन्यास ले लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, महासागर शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ISO, है ना। तो हम लोग इसके बारे में आप सुने होंगे, जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं इसके बारे में तो जानते ही होंगे। महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश ने किया था? अपना प्यारा देश भारत ने किया है। ठीक है, इस बार प्यारा देश भारत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग कहाँ था, ये पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था, 2024 में महिला बेलन डी और अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन है? तो ये आप देखेंगे, तो इसमें जो ना एटना बोनमती थी। ठीक है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? मतलब ये तो अभी वर्तमान समय में बन गए हैं, नियुक्त हो चुके हैं, अभी कार्यकाल चालू भी है। तो ये जस्टिस संजीव खन्ना, है ना। तो ये आप देखेंगे DY चंद्रचूड़ का इसका जो है क्या किए हैं, अपना स्थान, मतलब उनका स्थान ये ग्रहण किए हैं। चंद्रचूड़ के बारे में आप जानते ही होंगे, है ना, उसका स्थान ये संजीव खन्ना अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। तो क्या कहा जाता है नेक्स्ट में, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितना है? यानी भारत की रैंकिंग कितना है, ये आपको 79 देखने को मिलेगा। ठीक है, नेस्ले इंडिया के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेस्ले इंडिया के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये मनीष तिवारी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, आयोडीन की कमी के कारण होने वाली रोग को कौन सा है? ये गंडमाला है। ठीक है, गंडमाला जो ना आयोडीन की कमी के माध्यम से होती है। तो आयोडीन मतलब अच्छा नमक खाइए, उसमें आयोडीन जुड़ा होता है, तो ये सब बीमारी नहीं होगी, है ना। तो मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? मानव में पित्त का स्राव जो है ना यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकण जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित है? मानव शरीर में जो है यकृत जो है ना ये दाहिनी ओर पेट के ऊपर है, यानी कि आपके जो है ना पेट से ऊपर में दाहिनी ओर है ना, बायां दायां आप जानते होंगे दाहिनी ओर है। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दाहिनी ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जाता है, उमस भरी गर्मी के दौरान, है ना, उमस बोलते हैं ना हम लोग, अरे यार काफ़ी ज़्यादा उमस है, के दौरान गर्मी से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? कौन सी किसकी क्रिया का कारण वो गंदी महकता खूब है, आई दूर रहो काफ़ी महक रहा है ना, करते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? ये मोतियाबिंद है। यानी कि आंकड़ों के अनुसार भारत में जो अंधापन का होने का कारण क्या है? आप देखोगे ना, आपके हर मतलब कि गांव मोहल्ले में भी आप देखोगे तो ज़्यादा लोग आप चश्मा पहन लिए होंगे, मोतियाबिंद बीमारी सुनते ही होंगे, आपके घर में भी जरूर कोई ना कोई होंगे। तो ये मोतियाबिंद जिसका आंख में प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसकी वजह से अंधापन भारत में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? ये पूछे गए हैं, ये यकृत हैं, ठीक है, यकृत हैं। आप बोलते हैं ना कि अल्कोहल ज़्यादा मत पियो भाई, किडनी उडनी सब फेल हो जाएगा, तो यकृत इसका जो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको सजाने वाला मतलब क्रम वाइज में दे दिया गया है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन, यानी ऑक्सीजन का अभिगमन जो करता है, ये क्रम वाइज आपको पूछा गया है। तो आप देखोगे ना, सबसे पहले फुफ्फुस के द्वारा किया जाता है, उसके बाद रक्त के द्वारा किया जाता है, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये ऊतक के द्वारा 3 हो गया, 2 1 3। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है 2 और 1 2 2 2 1 3, है ना, 2 1 3, ठीक है, सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा जाता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाता है? ये -40 डिग्री सेल्सियस जो होती है, ये इस दोनों का जो ना क्या होता है, स्केलों पर तापमान आपको देखने को मिलेगा, आपको 40 -40 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? पहाड़ी से यानी कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें देखो ना, पहाड़ से अगर गिर रहे हैं तो उसमें जो ना स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के दोनों देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 81 में क्या कहा जाता है? 1928 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश एक अंश भिन्न रंग होता है? ये सीवी रमन के द्वारा खोजा गया था। इसी के द्वारा ये जो खोजा गया था, इसी के मतलब इसी को जो ना क्या कहते हैं, इसी के जन्म दिवस के तौर पर हम लोग विज्ञान दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसी को भारत रत्न भी मिला था, है ना। ये सब चीज़ आप देखोगे, नोबेल पुरस्कार भी मिला है ना, तो ये सब आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन के बीच कोण डैश होता है तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा। कार्य का मान ऋणात्मक होने के लिए 180 डिग्री का होना चाहिए बल और विस्थापन के बीच का कोण, है। अगर 90 हो जाएगा तो 90 का मान कितना हो जाएगा, है ना, ये आप बताएंगे, मतलब कि उदासीन हो जाएगा, है ना, तो आप इसको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा जाता है? जब तापदीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है, जब तापदीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? किस रूप में परिवर्तन होता है? ये जो विद्युत ऊर्जा का आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन हम लोग का पूरा दिख रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैस में नहीं, गैस में कम होती है भाई, यहाँ कम होना चाहिए, ये तो गलत है। नेक्स्ट है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लगाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रासरव ध्वनि की तरंगे जो है ना, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये कौन निकाल पाते हैं, कौन सुन पाते हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी सही है ना। तो इसमें मतलब 2 गलत हैं, तो 2 तो यहाँ पे हैं, ये गलत हो जाएगा। 2 यहाँ भी है, ये भी गलत है, यहाँ 2 है, ये मतलब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर हम लोग 85। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण कौन सा है? ये नाइलॉन है, ठीक है। अजैव निम्नीकरण कौन है? नाइलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? सबसे हल्का कौन है जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट कहा जाता है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था, है ना। किसमें रखा? न्यूलैंड की आवर्ती के तहत। ये जो है ना आपको ध्यान में रखना होगा। CO प्लस NI, CO और NI को जो है एक ही तत्व में रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88।
यदि धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? कार्बन डाइऑक्साइड तेज जो है ना बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो आप देखोगे ना ये सब मिलाएंगे तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है तेज बुदबुदाहट, मतलब पानी उबलता नहीं उसी तरह से ये साथ निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैटरियों के इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समानता पाया जाता है? ये आप देखेंगे तो ये जो ना निकेल और कैडमियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मिलान चिन्ह कहा गया है ना, अणु यानी आयन और ज्यामितीय संरचना से हम लोग को मिलान करना है। BF5 जो है ना ये टेट्राहेड्रल है यानी कि 1 का 2 1 का 2 1 का 2, ये तो हट जाएगा भाई, 1 का 1 है तो पहले हट गया। जैसे आप देखो एलिमिनेट, जब भी ये आपको मिलान चिन्ह करने वाला देना तो आप एलिमिनेट करो ऑप्शन को, जिसमें से आपको सबसे पहले आता हो वो आप ढूंढो, है ना। तो आप देखोगे तो BF5 जो है ना टेट्राहेड्रल है, उसके बाद BRF5 जो है आप देखोगे तो BRF5 जो है ये स्क्वायर प्लेनर, तो 2 का 1, ये भी हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद BRF5 में क्या हो जाएगा, स्क्वायर ये वाई पेरियलमेंटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। PF5 जो है ना ये ट्राइगोनल बाई पेरीमेडल है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो आप इसको देखिए PDF ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आप वहाँ से फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप हम लोग का मैथ आ गया है, तो मैथ का जो है ना थोड़ा सा आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो इसका PDF मैं दे दूंगा, PDF में सारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ ही आप देखोगे 91 में मैथ है ना। तो मैथ का थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। तो उसके लिए आप देखोगे तो मैथ का आपको मैं PDF दे दूंगा, वहाँ पे आप PDF का माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन में से लगभग कितना क्वेश्चन तक हम लोग खुद से किए, आप देखोगे तो 90 क्वेश्चन तक, है ना। 90 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन जो मैथ के थे वो आप खुद से कर लीजिएगा। हमें टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अभी जस्ट अपलोड कर दूंगा ये क्लास के बाद। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो टेलीग्राम हो। इस पर आपको लास्ट में जो ना पूरा सॉल्यूशन के द्वारा भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। देखोगे यहाँ से सॉल्व है ना। तो ये आप सॉल्व है तो आप यहाँ से व्याख्या किया गया है, तो आप इसको वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन कैसा लगा और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्लास कैसा रहा, क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। और जो मैंने कमेंट में बताने के लिए बोला था आंसर, वो भी बताएंगे। और आपका कितना 100 में से कितना अंक आ रहा है ये भी बताएंगे। देखिए आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन हम लोग को टारगेट रखना है 75 प्लस हम लोग को मार्क्स जो ना ये टारगेट रखना है हर क्लास में। इसमें थोड़ा कम भी आए कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, अभी शुरुआत है ना। तो आप 70+5 रखते हैं तो आपका फिक्स है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। कम से कम हम लोग को 75 रखना है। टारगेट अच्छा रखिए, ऊँच रखिए, बड़ा रखिए, आपको जो ना मतलब कहीं ना कहीं अटकोगे अच्छे से। तो 75+ हर सेट में टारगेट रखा कीजिए, तो आपका निश्चित है आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो आप इसका कटअप जो है ना थोड़ा इससे कम ही जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी टारगेट रखेंगे 75+ जाने का, ठीक है। चलिए, तो आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आपका 100 में से कितना अंक आ रहा है। चलिए, तो ये रहा आज का सेशन। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। तो जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो या क्लास का रिव्यू है तो रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।